नाजरीन सलाम व आदाब। प्रोग्राम हमारा समाज और हम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कैसर रजा हुसैनी और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज नेटवर्क। अनीस कुरैशी साहब, आप कांग्रेस पार्टी के थाने जिले के एक बड़े पदाधिकारी है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी कांग्रेस पार्टी की आपके जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी, उनके नेतृत्व में ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली है, जो कई राज्यों से होते हुए इस समय पंजाब में पहुंची है, तो आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? कितना सफल मानते हैं? और क्या आगामी जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा देश के ऊपर और यहाँ की राजनीति के ऊपर और चुनावी नतीजों के ऊपर भी इसका प्रभाव आप देख रहे हैं? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा, ये जो यात्रा निकाली है, ये देश को जोड़ने के लिए निकाली है। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि पिछले कुछ सालों में जो पूरे देश को धर्म की राजनीति करके जातिवाद में, प्रांतवाद में, भाषावाद में पूरे देश को बांटने की कोशिश की गई है। और मकसद धर्म भी नहीं है, मकसद केवल कुछ पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को सौंपना है। देश की राष्ट्र की जो संपत्ति है वो साहूकारों के हाथ में सौंपना है। और हम देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है कि अधिकतर देश की राष्ट्र संपत्ति पूंजीपतियों की जेब में जा चुकी है। एक तरह से ये देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है। और इन सब मूल मुद्दों से भटकाने के लिए बड़ी चतुराई से हमेशा से भाजपा की ये कोशिश रही है कि देश को इसी तरह बर्बाद करे, क्योंकि इनके एजेंडे में ये शामिल है। आरएसएस का साफ एजेंडा है। शायद आपने उनके जो नेता हैं एमएस गुलवरकर साहब के विचार आपने देखे होंगे, वी एन और नेशनहुड डिवाइन। उसमें साफ तौर से उनका मानना, वो हिटलर और मुसोलिनी की प्रशंसा करने वाले लोग हैं। उनका मानना है कि देश में जब तक लोग गरीब रहेंगे, पिछड़े रहेंगे, तो वो कोई सवाल नहीं करेगा सत्ता से और हम आसानी से उनके ऊपर राज कर सकते हैं। यही थ्योरी के ऊपर बीजेपी सरकार काम कर रही है। आज पूरे भारत को बर्बाद करके रख दिया है। सारी देश की संपत्ति पूंजीपतियों के हाथ में जा चुकी है। कौम में जागृति लाने के लिए, देश में भारतीयों को जागरूक करने के लिए राहुल जी ने यह प्रयास किया और उसमें पूरी तरह वो सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग समझ रहे हैं अभी पूरी तरह से। देश की मीडिया ने उसे बाइकआउट किया, उसके बावजूद भी लाखों की तादाद में जो जनसैलाब उमड़ के आया है, जो प्रेम और सद्भाव दिखा रहा है, यही वाकई में सफलता है। सर, आप कह रहे हैं कि भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया। वो लोग तो कह रहे हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत विश्व गुरु तब बनेगा, तब भारत एक रहेगा, मजबूत रहेगा, अखंड रहेगा। जब भारत में आपस के हम सीमावाद तो सुलझा नहीं पा रहे हैं, विश्व गुरु कहां से बनेगा? जब ग्रोथ, जीडीपी ही यहाँ की गिर गई है, तुम ग्रोथ डेवलपमेंट ही बढ़ावा नहीं दे रहे हो। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उसको आपने खत्म कर दिया। बेरोजगार युवाओं को आप क्या करोगे? जो एजुकेशन लेके, जो लोग हायर एजुकेशन लेके, जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त करी, उनसे तो ये पकौड़े तलवाने की बात करते हैं, तो कहां से विश्व गुरु बनेगा? ये सब बेबुनियाद बातें हैं। भाजपा सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और अपनी ये विफलता को छुपाने के लिए सिर्फ धर्म का चोला पहनकर लोगों को नफरत की आग में ढकेल रही है। ये कितना सफल मानते हैं? सर, मेरा आपसे ये सवाल था और अब भी रहेगा कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है कांग्रेस पार्टी, इसे आप कितना सफल मानते हैं? देखिए, एक प्रयास असर पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर? देखिए, असर अगर नहीं पड़ता तो भाजपा को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूरे नेशनल मीडिया ने उसका बाइकआउट किया, उसके बाद उनकी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगी रही। 9 बार 10 बार वो झूठ पे झूठ कह चुके और कई नेताओं के, उनके आलाकमान के नेताओं के झूठ पकड़े गए। किस तरह कभी टी शर्ट को लेकर उन्होंने झूठ कहा, कभी स्वामी विवेकानंद जी को लेकर झूठ कहा। एक संकल्प न लेकर राहुल जी निकले, जब कन्याकुमारी से निकले तो उन्होंने प्रेरणा ली, स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लेकर वहां से निकले। और यही नहीं, हर जातीय, हर धर्मीय के धर्म स्थल पर और एनजीओ से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों का सुन रहे हैं। वो राहुल जी लोगों का सुन रहे हैं, सुनने के लिए, अनुभव लेने के लिए। आज भी, आज के दिन जो यात्रा पंजाब में, अमृतसर में एकता के प्रतीक स्वर्ण मंदिर के उन्होंने दर्शन किए, वहां से प्रेरणा ले रहे हैं। देखिए, हमारा कांग्रेस की विचारधारा एक है, सर्वधर्म समभाव। हम भारतीय हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक हम एक है। और हमारे विचार ये है कि जब तक भारत में रहने वाला हर एक, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी भाषा का हो, उन सबको समान अधिकार मिलने चाहिए।
आखिरी पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है उस तक भी सरकार की सुविधा पहुंचनी चाहिए। कांग्रेस के हमेशा से विचार रहे हैं और वही विचार लेके आज तक की जितनी भी कांग्रेस की सरकारें उन्होंने काम किया और उसी के तहत ये भारत आज तक भारत में हमें लोकतंत्र जो दिखाई देता है वो जिंदा है। तो ये बुनियादें हैं। आज जो इंस्टीट्यूट IIT एम्स की संकल्पना नेहरू जी ने ली थी, जो राजीव जी ने संकल्पना ली, आज हम तंत्र विज्ञान जो कंप्यूटर की बात करते हैं भारत में लाने की, तो ये आधुनिक पुरुष उन्हें कहा गया और वक्त आया तो अपने प्राणों की आहुति तक के दे दी। वही संकल्पना के साथ आज राहुल जी चल रहे हैं। अगर देश एकत्रित नहीं हुआ तो मैंने जैसे कहा गुलामी के कई रास्ते हैं। ये आजाद भारत रहेगा नहीं, ये गुलाम होकर रह जाएगा साहूकारों के हाथों, पूंजीपतियों के हाथों, और ये बर्बाद होकर रह जाएगा। इसलिए कोशिश राहुल जी ने की है और आज तो मानना पड़ेगा तमाम, कल की या परसों की खबर है, शरद पवार साहब का भी स्टेटमेंट, महाराष्ट्र से बड़े नेता है, उन्होंने भी राहुल जी की क़यादत को स्वीकारा है, उन्होंने भी तारीफ की है। आज अच्छे अच्छे जो लोग हैं उसके साथ में, जिनका राजनीति से कोई लगाव नहीं, लेकिन जो विश्लेषक है, राजनीति विश्लेषक है या फिर सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने काफी भारी मात्रा में राहुल जी को समर्थन दिया है। ये राहुल जी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी बात कर रहे हैं, राहुल जी कॉमन पीपल की बात कर रहे हैं, राहुल जी किसानों की बात कर रहे हैं, राहुल जी समस्त भारतीयों की बात कर रहे हैं। सर मेरा सवाल था कि 2024 के लोकसभा चुनाव पे कितना असर डालेगी ये भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, सत्ता परिवर्तन होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, सत्ता परिवर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह देश की जनता त्रस्त हो गई है, आकार जो है पूरे चारों तरफ हर प्रांत में हमें दिखाई दे रहा है, तो अब जनता जान चुकी है। अगर 2024 में और सारे लोग जो इस देश से प्रेम करते हैं, जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, उस संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सारे लोग अब एकत्रित हो रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका जो है फायदा आने वाले वक्त में जरूर होगा। अगर नहीं हुआ तो जैसा कि इनका मंशा है कि यहां से लोकतंत्र ही खत्म कर देना, शायद अगर फिर भी अब भी नहीं लोग जागे इतने बड़े आंदोलन के बाद, तो शायद इसके बाद में चुनाव हो ही ना। अनिल भाई, महाराष्ट्र के अंदर अभी कुछ महीने पहले आपकी महाविकास आघाड़ी जो है, जिसमें कांग्रेस है, एनसीपी, शिवसेना, आप लोगों की सरकार थी। उसके बाद आपकी सरकार गई, अभी शिंदे गुट की जो शिवसेना है और भाजपा दोनों की युति की सरकार इस वक्त तो राज्य के अंदर है। तो जो समीकरण बन रहा है, जो ऐसा नजर आ रहा है, जो खबरें आ रही है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि सरकार जो है अभी कुछ दिनों की मतलब मेहमान है, सरकार गिर जाएंगी, दोनों पार्टियों के अंदर मतलब पुतल है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये सरकार जो महाराष्ट्र की जो सरकार है वो स्थिर रहेगी, ये सरकार भी गिरने वाली, आपको क्या लगता है? देखिए, ये सरकार जो है ये दबाव तंत्र में ईडी की सरकार है, इसे ईडी की सरकार कहा जा रहा है। ये लोगों को दबाव तंत्र से और खरीद कर 50-50 करोड़ रुपए की बातें सामने आई है, हमने सुना है अखबारों के माध्यम से। तो 50-50 करोड़ किस तरह, क्या नाम है, एक पार्टी के चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए विधायकों को खरीद कर या जो भी कर जिस तरह यहां से सूरत ले गए, सूरत से गुवाहाटी ले गए, 50 खोखे एकदम ओके, ये 50 खोखे एकदम ओके वाली सरकार है। और वो जानते हैं कि अब जनता हमें दोबारा चुन के नहीं देंगी, ये गद्दारों की सरकार है जो चल रही है, और अब उन्हें भय है, उनमें आपस में, देखिए, आपस में टकराव हो रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी मतलब चल रहा है। देखिए, मैंने कहा ना कि सारी संस्थाएं जो है ये केंद्र सरकार के हाथ में है, उसका फायदा उठाकर ये लोग संस्थाओं के अंदर भी अपना असर, देखो, जस्टिस हमेशा जो एक कहावत है, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई। अगर आपने देरी कर दी तो जस्टिस आपने इंसाफ किया ही नहीं। अगर कानून इंसाफ करता तो ये सरकार आती ही नहीं थी, पहले वो विधायक जो है रद्द होते हैं। मगर जानिस्ता अपनी सरकार का फायदा उठाकर ये लोग ये चीजें कर रहे हैं। आज महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में काफी अच्छा काम कर रही थी, आपने देखा, WHO ने सीएम साहब की तारीफ की, सरकार की तारीफ की। कोविड जैसी महामारी में, जहां पर इंटरनेशनल सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई का, जो लाखों के तादाद में लोग आवक जावक है, यहाँ पर असर इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी सरकार ने कंट्रोल रखा। बाकी जगह अदर स्टेट में हमने देखा, यूपी में क्या हाल हुआ, लाशें गंगा में तैर रही थी, शमशान घर में जलाने को जगह नहीं थी, उसके बावजूद भी सरकार ने बेहद अच्छा काम किया। क्या नाम है, यहाँ पर लोगों की सुख सुविधा, किसी को भूखा मरने नहीं दिया। मजदूर सड़कों पे जब उतर के पैदल घर पे जाने के लिए आए तो उन्हें खाना भी दिया, सारी चीजें दी। तो सरकार अपनी जिम्मेदारी से, जिस तरह प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं ना कि आत्मनिर्भर रहिए, तो आत्मनिर्भर किसी को छोड़ने के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार ने अपना धर्म का पालन किया है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, हर मंत्री ने, महाविकास आघाड़ी ने बेहतर काम किया। और महाराष्ट्र में ये सरकार लोगों को किसी तरह की दुख या हमने ऐसे हादसे देखे नहीं। मगर इन्होंने दबाव तंत्र में आके ईडी के या भ्रष्टाचार के और या पैसे की लालच में इन्होंने जो हरकतें की है ये लोगों के सामने है। और आज अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ये इतने, क्या नाम है, बेशरम है कि आज महापुरुषों को बदनाम कर
हमें उम्मीद थी कि ये सरकार ये जो हिवाली अधिवेशन में कुछ अच्छे फैसले लेगी, कुछ बात करेगी। ये जो हमारा सीमा विवाद है महाराष्ट्र का और कर्नाटक का, वो निपटा नहीं पा रही। क्यों नहीं निपटा पा रही? अरे भाई, राज्य में तुम्हारी सरकार है, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है, उसके बावजूद भी तुम नहीं निपटा पा रहे हो। ये उलझा के रखना चाहते हैं लोगों को। हाँ, और ये ऐसे कुछ भी, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोल दो। इतना बड़ा महामहिम राष्ट्र जो यहाँ का राज्यपाल है, वो राज्यपाल है या भाज्यपाल है, मुझे तो समझ में नहीं आता। और एक बार नहीं, बार बार यहाँ के महापुरुषों का अपमान करना। सर क्या कहना चाहिए, आज आप मुमरा में आए हुए हैं। मुमरा की अगर बात करें तो सर यहाँ पे एक मुद्दा काफी गर्माया हुआ है इस समय, वो है टोरेंट का मुद्दा। और जिसको लेके यहाँ पे जो यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है वो यहाँ की सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाती है कि टोरेंट आपने लाया है, जबकि विधायक जितेंद्र अवार्ड साहब ने मतलब ये कहा है कि टोरेंट हमने नहीं लाया, हमने तो उसकी मांग की थी फ्रेंचाइजीज की, ताकि जो बिजली व्यवस्था है उसमें सुधार पैदा हो। हमने ये नहीं कहा था कि हमें टोरेंट ही चाहिए। तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है पिछले कई महीने से। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस समय ये टोरेंट यहाँ मुमरा में आ रहा था, उस समय एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी ने लिया था, एक रास्ता रोको आंदोलन किया गया था। उस समय भी मैंने अपनी प्रतिक्रिया आने से पहले यहाँ पर टोरेंट के मुखालफत में क्योंकि कभी भी निजीकरण के हम हमेशा से विरोध में रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से कभी भी जनता का भला नहीं होता, कि कोई भी निजी कंपनी सिवाय मुनाफे के लिए इधर नहीं आएगी, बिना मुनाफे के तो काम नहीं करेगी। तो इसलिए हमने उसका विरोध किया था, क्योंकि हमने भिवंडी में हालात देखे थे, मालेगांव में हालात देखे थे, और उस वक्त मैंने कहा था कि भिवंडी की या मालेगांव की इससे तुलना ना कीजिए, क्योंकि वो रिहायशी इलाके नहीं है, वो कमर्शियल इलाके हैं, वहां पर लूम्स चलते हैं। मगर मुमरा 100% रिहायशी इलाका है। उस वक्त तो भाजपा की सरकार थी, फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि केंद्र सरकार का और भाजपा सरकार का किसी भी राज्य में हो, उनका मंशा ही है कि निजीकरण कर देना। अब ये LIC और IDBI बैंक भी आप देख रहे हो कि बेच रहे हैं, वो सारे चीज का निजीकरण। अरे ये इतने बेशरम है कि इन्होंने देश का धरोहर, इतिहास का धरोहर, हमारा लाल किला, वो तक के इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिया है। तो ये पूरा देश धीरे धीरे करते पूरा देश ही ये बेच देंगे। कहने के लिए कहते हैं कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, ये मैं इसका विरोध करता हूं, उस समय भी करता था, और मुझे बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मुझे मुमरा से शिकायतें आ रही हैं, कार्यकर्ताओं की दीवा से शिकायतें आ रही हैं, कलवा से शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि अब उसके परिणाम जो मैंने कहा था वो सामने उसके रिजल्ट आ रहे हैं। मुझे पता था कि उसके मीटर जो है दुगनी रफ्तार से चलते हैं, और विजिलेंस के नाम से जो ठगी होती है, सबसे बड़ी ठगी होती है, जो बेकसूर, जिन्हें मालूमात नहीं है, जिन्हें उसका पूरा ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग मूर्ख बन जाते हैं, और वो तगड़ा पैसा वसूली जो है ये विजिलेंस डिपार्टमेंट के जरिए से की जाती है। और ये शिकायतें आना शुरू हो गई है बहुत जल्दी। देखो, ये जन आंदोलन लेगा, और ये बड़ा जन आंदोलन होगा, और कांग्रेस भी अगर इसी तरह से इनका रवैया रहा तो हम फिर से सड़कों पर ये उतरेंगे। और रही बात जितने वो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है या ये इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, देखिए, निजीकरण का विरोध होना चाहिए था। टोरेंट आवे नहीं आवे, आपने फ्रेंचाइजी की माउथ सबने वीडियो फडणवीस साहब का देखा है। फडणवीस साहब ने कहा कि इन्होंने मांगा, और हमने अवार साहब का भी हमने वीडियो देखा। अवार साहब ने कहा कि मैंने ये कहा कि भाई सुविधा होनी चाहिए, 24 घंटे मुझे लाइट चाहिए, तो उन्होंने ये दी। तो एक दूसरे के ऊपर ढकेल के कोई मतलब नहीं है। ये मान लो कि गलत है, गलत हुआ, अब वो गलती को सुधारना चाहिए। इसका सुधार अब कैसे मुमकिन है, आप इस पर कुछ बोलिए। देखो, इसका सुधार ऐसे मुमकिन है कि इसकी जो रेट्स लगाए जा रहे हैं, या जो धांधलियां है, या जो लोगों के अंदर जो गलतफहमी है, इसे दूर करनी चाहिए। जो विजिलेंस के माध्यम से या उनके बिलों के अंदर जो शिकायतें आ रही हैं, इसको दुरुस्त करना चाहिए सबसे। और ये स्थानिक नेताओं का, जो यहाँ के विधायक हैं, तो यहाँ के जो कॉर्पोरेटर्स हैं, इन्होंने सोचना चाहिए। अगर फिर भी लगता है कि टोरेंट मनमानी कर रही है, तो एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए। मेरे कार्यकर्ता काफी दिनों से बोल रहे हैं, और मैं इस पर अभ्यास कर रहा हूँ। काफी शिकायतें मेरे पास आई है, और बहुत जल्द अगर इसमें सुधार इन्होंने नहीं किया तो जरूर हम बड़ा आंदोलन। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।